All right, guys, welcome back to the online class. So, in our previous class, we continued the chapter of human resource management. हमारा चैप्टर 8 चल रहा है। बहुत डिटेल में हमने लास्ट क्लास में एचआरएम से रिगार्डिंग एचआर डिपार्टमेंट के बहुत सारे रोल्स पढ़े थे, और हमने उन रोल्स को अंडरस्टैंड किया कि एचआर जो है वो रिक्रूटमेंट के साथ साथ और क्या क्या रोल्स परफॉर्म कर रहा होगा। हमने सबसे आखिरी पार्ट, जो हमारी क्लास का सबसे आखिरी पार्ट था सर, वो था ट्रेनिंग। हमने बहुत डिटेल में इस बात को अंडरस्टैंड किया कि ट्रेनिंग जो है वो वर्कर्स की स्किल्स, उसकी नॉलेज को इन्हांस करना, इम्प्रूव करना, ताकि वो बेहतर काम कर सके, कॉस्ट रिड्यूस हो। फिर हमने टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग देखी कि 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स होती हैं सर। इंडक्शन ट्रेनिंग, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। हमने लास्ट क्लास में ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ट्रेनिंग के बाद आज जो हमें कंटिन्यू करना है वो हमने वर्क फोर्स प्लानिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्क एचआर के रोल्स में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करना है। उसी का एक कंटिन्यूएशन पॉइंट आएगा। ये देखिएगा, हमने अपनी एचआर की पहली क्लास में इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि सर, एचआर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है वर्कफोर्स को प्लान करना, कि फ्यूचर में उस बिजनेस को कितना वर्कफोर्स चाहिए होगा, नंबर भी, और उनकी स्किल्स भी, उनकी नॉलेज भी, एक्सपीरियंस, एबिलिटीज, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो एक बिजनेस की वर्कफोर्स को, फ्यूचर की वर्कफोर्स को प्लान आउट करना, जहां उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां हमारे पास उसमें हायरिंग आ जाती है, वहीं हमारे पास फायरिंग भी आ सकती है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, कंटिन्यू करेंगे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। ओवर हियर, a business may come into a situation where business needs to reduce its number of employees. business जो है रियलिटी में प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन में आ सकता है, 100% आ सकता है। आज का जो टाइम चल रहा है, सिर्फ आज का ही टाइम नहीं, ये वक्त दुनिया में आता जाता रहता है। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, अगर इवन पिछले 50 साल की भी हिस्ट्री उठा के देखें, तो सर एवरी नाउ एंड देन बिजनेसेस के ऊपर ये टाइम आता है। बिजनेस के ऊपर ये टाइम आता है। आप में से जो जो आप में से आप तीनों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, राइट? आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो आप में से जो जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो उसको ये आइडिया है कि आप इकोनॉमिक्स में एक चीज या तो पढ़ ली होगी या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल जिसको बिजनेस साइकिल भी कहते हैं और ट्रेड साइकिल भी कहते हैं, कि सर every recession is followed by a recovery growth, then boom peak, and then every boom peak is followed by a recession and then a slump. सर, ये अब साइकिल है, कभी 2 साल में होगा, कभी 3 साल में होगा, कभी 4 साल में होगा, कभी 5 साल में होगा, 8 साल में, 10 साल में, 15 साल में, बट इट इज नॉट अनएवॉइडेबल। तो बिजनेसेस ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं, business may come into a situation where it needs to reduce the number of employees. This can be done in 2 ways. अब ये काम सर 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी जहां आप वर्कर को निकालते हो काम से, जहां आप वर्कर को काम से निकालते हो, लेकिन उसमें वर्कर की कोई गलती नहीं है, वर्कर की तरफ से कोई मिसकंडक्ट नहीं हुआ, वर्कर इज नॉट गिल्टी इन दैट एक्ट, एंड बिजनेस मजबूर है अब के वर्कर की, उस वर्कर की जरूरत नहीं है, दैट वर्कर इज नॉट नीडेड। तो ऐसे केस को हम रिडंडेंसी कहते हैं।
It is when an employee is asked to leave because she is no longer required for the business. इसको हम बिजनेस लैंग्वेज में डाउन साइजिंग कहते हैं, डाउन साइजिंग। जहां हम अपनी बिजनेस जो है वो कॉस्ट को, लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए, लेबर की मैनेजमेंट को ईज आउट करने के लिए अब वो लेबर को निकालना शुरू कर देते हैं, वर्कर्स को निकालना शुरू कर देते हैं। आई टोल्ड यू गाइज इन द लास्ट क्लास और सेकेंड लास्ट क्लास अबाउट Nestle, INC, Nestle Incorporation, head office Switzerland, Nestle head office Switzerland ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट पब्लिश किया कि दे विल बी डाउनसाइजिंग अराउंड 15,000 एम्प्लॉयज अक्रॉस द वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया में 15,000 लोगों को अपनी कंपनी से हटा रहे हैं। 11,000 would be from operation, 11,000 would be from sales and 4,000 would be from operations। तो आप देखें सर, दिस इज अ ह्यूज नंबर दैट नेस्ले इज डाउनसाइजिंग। और आप देखो नेस्ले जैसी मल्टीनेशनल को भी इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं और इकोनॉमिकल फैक्टर्स हिट कर सकते हैं और वो भी डाउनसाइज कर सकते हैं। जिन वर्कर्स को वो निकालेंगे, जाहिर सी बात है अब उन वर्कर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अगर वर्कर्स में कोई प्रॉब्लम रहा होता तो उनको तो पहले ही हटा दिया जाता। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, वर्कर्स को जब हटाया जा रहा है ये कह के कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब आपका डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा या आपका डिपार्टमेंट अब हमारे लिए चलेगा नहीं, हम बंद करेंगे, इस पर्टिकुलर ब्रांच को बंद कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ऑफिस को बंद कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बंद कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों को निकाल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी और सिंपल वर्ड्स डाउन साइजिंग। इट कैन बी बिकॉज ऑफ automation or reduced demand for the products. When an employee is made redundant, they are given some money as compensation for them to lose their job. उसी के साथ नेस्ले ने ये भी अनाउंस किया हुआ था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट हिरार्की के लोगों को डिफरेंट रिडंडेंसी फीस दी जाएगी, रिडंडेंसी अमाउंट दी जाएगी। एंड ऑन एवरेज इट वाज स्टेटेड दैट अगले 6 महीने की वेजेस ऑन एवरेज जिन जो बनती है वो दी जाएंगी। तो सर रिडंडेंसी की एक कॉस्ट पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म के लिए वो कॉस्ट पड़ जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लेबर की वेजेस कॉस्ट बच जाती है आपको। तो सर एक तरीका है वर्कर्स को निकालने का रिडंडेंट बनाना, और सर दूसरा कहलाता है डिसमिसल। दूसरा कहलाता है डिसमिसल। आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, इट इज व्हेन एन एम्प्लॉय is being dismissed or sacked or fired from a job due to incompetence, unsatisfactory work or breaching of discipline। जब आप वर्कर को इस बेसिस पे निकालो कि भाई आप काम सही नहीं कर रहे, आप काम सही नहीं कर रहे, या आप ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन खराब कर रहे हो, आप रूल्स तोड़ रहे हो, आप रेगुलेशंस ब्रेक कर रहे हैं, तो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग एक्सपेल्ड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन एन एम्प्लॉय is being expelled out of the organization because of the work or attitude or misconduct of the employee, दैट इज कॉल्ड डिसमिसल। डिसमिसल और रिडंडेंसी में एक सबसे बड़ा फर्क ये है, डिसमिसल की वजह एम्प्लॉय खुद होता है, रिडंडेंसी की वजह एम्प्लॉय नहीं होता। रिडंडेंसी में ऑर्गेनाइजेशन मजबूर होती है वर्कर को निकालने में, डिसमिसल में ऑर्गेनाइजेशन मजबूर नहीं है वर्कर को निकालने में, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन इज राइट टू थ्रो द वर्कर आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर डिसमिसल भी हो सकता है, रिडंडेंसी के थ्रू भी वर्कर्स की तादाद कम की जा सकती है। इसके अलावा ये तो हो गए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिए गए एक्शंस, ये तो हो गए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिए गए एक्शंस। इसके अलावा वर्कर्स की तरफ से भी एक्शंस लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से वर्कर्स की तादाद कम हो जाए। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, वर्कर्स में ऑल्सो leave their job as they may retire,
और रिजाइन। सर वर्कर्स भी छोड़ के जा सकते हैं, वर्कर्स भी छोड़ के जा सकते हैं। आप या तो देखो अंडरस्टैंड कीजिएगा, या ऑर्गेनाइजेशन निकाले या वर्कर्स छोड़ के जाएं, एंड रिजल्ट दोनों का एक ही है, द वर्कर्स क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग। वर्कर की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हो रहे हैं। तो सर रिटायरमेंट क्या होती है? रिटायर रिटायर क्या होता है? जहां वर्कर एक सर्टेन एज लिमिट पर आ जाता है कि उसके बाद वो काम या तो कर नहीं सकता या काम करना नहीं चाहता। दोनों केसेस, या तो वो काम ही नहीं कर सकता या वो काम करना नहीं चाहता, तो सर वो रिटायरमेंट ले लेता है या फिर रिजाइन दे देता है कि उसे करंट जॉब पे मजा नहीं आ रहा, करंट वर्क प्लेस पे मजा नहीं आ रहा, या उसको उससे बेटर वर्क प्लेस मिल गया है, तो वो यहां से छोड़ देगा, रिटायर रिजाइन कर देगा। तो दोनों केसेस में वर्कर्स की तादाद कम होगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विल गो डाउन। नाउ विद एचआर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। मुझे बताएं, क्या रिडंडेंसी, डिसमिसल, रिटायरमेंट, रिजाइन करना क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? अच्छा, आप में से मुझे उम्मीद है कि ऑलमोस्ट सब ने इसमें से काफी चीजें ऑलरेडी सुनी हुई होंगी। आपको ऑलरेडी कम अज कम एटलीस्ट रिटायरमेंट और रिजाइन के बारे में बहुत इजीली पता होगा आप लोगों को। यस सर, यस सर, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, आगे चलते हैं। नाउ विथ एचआर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, और वो है लीगल कंट्रोल्स ओवर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। नाउ सर, व्हाट आर लीगल कंट्रोल्स ओवर एम्प्लॉयमेंट इशू? क्या है ये टॉपिक? इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसका थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड अगर कनेक्ट करें तो यू गाइस कैन रिमेंबर एंड कनेक्ट, यू गाइस कैन रिमेंबर एंड कनेक्ट दिस थिंग, कि जब मैं एचआर का चैप्टर स्टार्ट कर रहा था लास्ट वीक, व्हेन आई स्टार्टेड द एचआर चैप्टर लास्ट वीक, मैंने आपके सामने जब एचआर के चैप्टर को स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 8 को, तो मैंने उस वक्त एक बात बोली थी। मैंने कहा देखो बच्चों, ये जो एचआर डिपार्टमेंट या एचआर मैनेजमेंट की बात हो रही है, ये बहुत पुराना कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ये आप समझ लो लेटेस्ट 30-40 साल पुराना कॉन्टेक्स्ट है, जबकि बिजनेसेस तो आप देखो कितने 100 साल, बल्कि शायद हजारों साल पहले से चलते हुए आ रहे हैं। हमें बिजनेसेस तो हजारों साल पहले से चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये जो एचआर डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न डे एचआर डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, सर ये 30-40-45 इयर्स बैक है, इससे ज्यादा नहीं है। सर इससे पहले वर्कर्स की इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, एम्प्लॉयज को, मजदूर को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती थी, एम्प्लॉयज की कोई वैल्यू नहीं थी। एफ डब्ल्यू टेलर ने तो बता दिया था कि वर्कर को एज अ मशीन ट्रीट करो। तो अब आप देखें, वर्कर की तो कोई वैल्यू नहीं थी। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज द सोसाइटी स्टार्टेड गेनिंग अवेयरनेस, जैसे जैसे सोसाइटी में अवेयरनेस आना शुरू हुई अबाउट राइट्स, अबाउट राइट्स, तो वर्कर्स की तरफ से तो बॉडीज बनना शुरू हुई, जिसको हम ट्रेड यूनियन कहते हैं, जिसको हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। हमने लास्ट चैप्टर के सबसे आखिरी पार्ट में पढ़ा भी कि सर ट्रेड यूनियन इज वेयर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज यूनाइट टुगेदर टू सेफगार्ड देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। लेकिन सर ट्रेड यूनियन को भी करप्ट किया जा सकता है, ट्रेड यूनियन में भी फ्लॉज मौजूद हैं, और ट्रेड यूनियन भी कभी कभार हेल्पलेस हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के सामने। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई एम ओनर ऑफ couple of businesses and I am also worker employee in some other businesses। ठीक है, मैं जहां पढ़ाता हूं, जाहिर सी बात है मैं वहां एम्प्लॉय हूं, या मैं जहां पहले पढ़ाता रहा हूं जिन मॉर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में,
या जिन अपने कोचिंग अपने सेटअप के अलावा जिन कोचिंग सेंटर में पढ़ाया है, तो सर मैं वहां तो एम्प्लॉय हूं और मैं खुद एंटरप्रेन्योर भी हूं। तो देखो, मैंने तस्वीर की दोनों साइड देखी है। मैंने इस टेबल की दोनों साइड्स देखी हैं। बॉस वाली, ओनर वाली सीट पे भी बैठ के देखा हुआ है, और एम्प्लॉय वाले पोजीशन पे खड़े रह के भी सब देखा हुआ है। मैं ये बात गारंटीड बोलता हूं, अ वर्कर इज वेरी वीक इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी वर्कर हो, कितनी स्किल्स का हो, कितना एक्सपीरियंस्ड हो, कितना कमांडिंग हो, वर्कर, a single worker is helpless in front of organization. Organizations are very powerful, businesses are very powerful. मतलब मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं, मेरे लिए किसी एम्प्लॉय को निकालना, it's just a matter of making noise like this, just like this. It's as simple, किसी भी वर्कर को निकालना। और मजे की बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी वन इज रिप्लेसेबल। तो उसकी जगह कोई दूसरा वर्कर आ जाएगा और वो शायद उससे अच्छा काम करके दे दे आपको। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। सोसाइटी को, जब सोसाइटी में वर्कर्स की, लेबर्स की अवेयरनेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो जहां वर्कर्स ने अपने राइट्स के लिए ट्रेड यूनियंस बनाने का कॉन्सेप्ट रेस किया, ट्रेड यूनियंस को सामने लेकर आए। 40, 50, 60, 70 साल पुराना कॉन्सेप्ट होगा, इससे ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है ट्रेड यूनियंस का। तो सर, वहीं पर दुनिया भर की गवर्नमेंट्स, खास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज की गवर्नमेंट, डेवलप्ड कंट्रीज जहां राइट्स के बारे में बात की जाती है, राइट्स को राइट्स माना जाता है, तो वहां पे गवर्नमेंट ने बाकायदा लेबर से रिलेटेड लॉज बनाना शुरू कर दिए। लॉज, कानून, कानून के जो बिजनेसेस को फॉलो करने पड़ेंगे। और उन कंट्रोल्स, उन 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 लीगल कंट्रोल्स का बिजनेस के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बड़ा सिवियर इंपैक्ट होगा। कानून बनाए बाकायदा, डेवलप नेशंस ने मिलके लेबर लेजिस्लेशंस ड्राइव किए। तो वर्कर्स को सर प्रोटेक्शन चाहिए, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि वर्कर्स वीक हैं इन मैनी कंट्रीज। नोट कीजिएगा, इन मैनी कंट्रीज गवर्नमेंट हैज पास द लॉज to control employment practices and to support fair and equal employment opportunities। अब आप नोट करें, बहुत सारी कंट्रीज में गवर्नमेंट ने लॉज पास किए हैं जिससे वो अपनी इकोनॉमी के अंदर मौजूद बिजनेसेस की एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करेंगे और फेयर और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को सपोर्ट करेंगे। दीज लॉज आर डिजाइन to ensure that to ensure that people are treated equally when being recruited and in the workplace। कि भाई वर्कर्स आपस में, वर्कर्स को फेयरली ट्रीट किया जाए, जो एम्प्लॉयज हैं उनको फेयर ट्रीट किया जाए जब रिक्रूटमेंट हो रही हो या जो काम की जगह हो उस पे वर्कर्स को फेयर ट्रीटमेंट मिले, वर्कर्स की सेफ्टी, वर्कर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन, इक्वालिटी, डाइवर्सिटी की बात हो, फेयर ट्रीटमेंट की बात हो, तो उसके लिए दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने लेजिस्लेशंस बनाए, कानून बनाए वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वर्कर्स नीड प्रोटेक्शन इन द फॉलोइंग एरियाज। वर्कर्स को इन जगहों पे प्रोटेक्शन की जरूरत है। वर्कर्स, मैंने अभी बताया आपको, वर्कर और इवन ग्रुप ऑफ वर्कर्स is it may consider helpless in front of businesses,
बिजनेसेस आर टू पावरफुल, मैनेजमेंट आर टू पावरफुल। मैं कहता हूँ 100 लोगों को भी निकाल देना ऑर्गेनाइजेशन, तो शायद उसको फर्क नहीं पड़ता, वो कहेगा 100 और पीछे खड़े में लाइन लगा के। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है दुनिया में इस वक्त। सिर्फ पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो बहुत है, दुनिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन अपने 100 वर्कर्स को निकाल दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहेगा दूसरे 100 वर्कर्स रेडी खड़े हुए हैं अगर हमें जरूरत पड़े तो वर्कर्स को प्रोटेक्शन चाहिए। किन जगहों पे प्रोटेक्शन चाहिए? सबसे पहले उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क। अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क। अच्छा, आप नोट करो, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इट इज टू क्रिएट डिफरेंसेस, इट इज टू क्रिएट डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस अगर फेयर है, फेयर, जैसे एक वर्कर है उसकी स्किल्स बेहतरीन है, दूसरे वर्कर्स के मुकाबले वो ज्यादा स्किल्ड है, ज्यादा कमिटेड है, ज्यादा पैशनेट है, ज्यादा डेडिकेटेड है, ज्यादा एंथुजियास्टिक है, ज्यादा एनर्जेटिक है दूसरे वर्कर्स के मुकाबले, और अगर ऑर्गेनाइजेशन उसमें डिफरेंशिएशन करती है, दैट इज अ फेयर डिफरेंशिएशन सर। इट इज एब्सोल्युटली फेयर डिफरेंशिएशन। वो वर्कर डिजर्व करता है अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपने पैशन, अपनी कमिटमेंट, अपनी एनर्जी की वजह से। लेकिन सर, डिफरेंशिएशन अनफेयर भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? जरा नोट कीजिएगा। वॉट डू वी मीन व्हेन वी से प्रोटेक्शन अगेंस्ट unfair discrimination? What do we mean when we say protection against unfair discrimination? This is to make choices on unfair reasons. ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन करें, डिफरेंशिएशन करें, लेकिन अनफेयर रीजंस पे, मींस selection or rejection of an employee on unfair grounds such as different race, color, background। अगर आप वर्कर्स को एक दूसरे से कंपेयर करो उनके रेस, उनकी कलर, उनका बैकग्राउंड, इवन रिलीजन, कास्ट, क्रीड, तो सर द लॉ रिगार्ड्स इट एज अनफेयर। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक वैकेंसी अनाउंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक वैकेंसी अनाउंस की। अब वो सीट, लेट सपोज उस सीट पे बैठने वाला कैंडिडेट, उसकी मैंने एक डिस्क्रिप्शन बता दी, और मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन बता दी कि भाई सीट पे बैठने वाला कैंडिडेट करेगा क्या, उसके जिम्मे काम क्या होगा। अब मेरे पास डिफरेंट कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अगर वो सब एलिजिबल हैं उस सीट पे बैठने के लिए, फेयर इनफ, तो मैं अपनी मर्जी से अगर चॉइस कर रहा हूं इन उनकी स्किल्स बेसिस पे या अपने बजट की बेसिस पे, तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर मैं ये सोच के किसी एम्प्लॉय को नहीं रखूं कि यार ये तो नॉन मुस्लिम है, इसको 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 निकाल देता हूं, हालांकि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फुली फिट है, लेकिन अगर मैं किसी को ये सोच के निकाल दूं कि यार अबे नहीं यार ये तो काला है, नहीं नहीं ये तो गोरा है, गोरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो गोरा 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 नहीं रखना, हालांकि गोरा काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा और मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन सेटल डाउन हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, किसी अपने को सपोर्ट करेंगे। अंडरस्टैंड कीजिएगा, द लॉ रिगार्ड्स दिस एज अनफेयर। कानून इसे अनफेयर कहता है कि भाई ये अनफेयर है। आप रेस, कलर, बैकग्राउंड, रिलीजन, कास्ट बेस पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आप किसी को ट्रीट नहीं कर सकते इस बेसिस पे। इसी तरीके से जेंडर बेसिस। अच्छा अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत सारी जॉब्स है ना जेंडर स्पेसिफाइड होती हैं,
जेंडर स्पेसिफाइड, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, मिसाल अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर मतलब मेरे ख्याल से आई बिलीव दुनिया में कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जो प्रिसाइजली जेंडर स्पेसिफिक ही हो, लेकिन जेंडर डोमिनेटेड होती है, जेंडर डोमिनेटेड होती है। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल सर, मेडिकल में नर्सिंग स्टाफ, प्रिसाइजली नर्सिंग स्टाफ सर, वो वुमेन फीमेल जेंडर ओरिएंटेड है। वो ऐसा नहीं है कि मेल नर्सेज नहीं होते, और मैं पाकिस्तान की नहीं, मैं दुनिया की मेडिकल की बात कर रहा हूं। आई हैव बीन टू 5-6 कंट्रीज, तो मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया है। ऐसा नहीं है कि मैं हॉस्पिटल गया हूं, बट मैंने ऑब्जर्वेशन रखी है। आई एम वेरी कीन ऑब्जर्वर। और इसके अलावा अपने जो रिलेटिव्स हैं अब्रॉड में, दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं वेरी ऑफन फीडबैक्स लेता रहता हूं। तो और सोशल मीडिया के थ्रू तो आज टोटल अवेयरनेस है ही है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मेल मेडिकल नर्सेज मौजूद होते हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज डोमिनेटेड बाय वुमेन, फीमेल। इसी तरीके से जो किंडरगार्टन सेटअप्स होते हैं, स्कूलिंग के अर्ली इयर्स, प्री प्राइमरी बोल दो, तो सर मॉन्टेसरी जिसे हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, वो वुमेन जेंडर ओरिएंटेड है। वहां आपको मैन नजर आएंगे, वह बहुत तादाद में कम होंगे। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब अगर मैं लेट सपोज कोई जॉब ऑफर अनाउंस कर रहा हूं, और वो अगर लेट सपोज जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब वो सीट पे दोनों जेंडर, तीनों जेंडर्स बैठ सकते हैं, और वो रोल परफॉर्म कर सकते हैं, जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं जेंडर बायस हो जाऊं, तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, दिस इज अनफेयर discrimination. I am treating workers unfairly on gender basis, which is the law regards it as unfair. इसी तरीके से एज बेसिस, कि यार ये या तो बहुत बुढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, ओवर एज हो गया है, ओल्ड एज हो गया है, या ये बहुत यंग है, इट्स टू अर्ली। इस बेसिस पे भी आप ट्रीट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द एज बेसिस। एलिजिबल है, क्राइटेरिया टिकिंग ऑल द बॉक्स, सिलेक्शन होना चाहिए। डिसेबिलिटी पे भी आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। डिसेबिलिटी के बावजूद अगर वर्कर काम कर सकता है आपका, तो सर दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बी सिलेक्टेड। तो फिर आप इस बेसिस पे नहीं रिजेक्ट कर सकते कि यार ये तो डिसेबल है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, एम्प्लॉयज नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। Otherwise, many people would find it extremely difficult to gain jobs or achieving promotions. In many countries, these forms of discriminations are illegal. बहुत दुनिया भर में बहुत बहुत सारी कंट्रीज में तो बकायदा ये इलीगल है। और कोर्ट में, एम्प्लॉय ट्रिब्यूनल में, एम्प्लॉय कोर्ट में बकायदा केसेस कंडक्ट किए जाते हैं। वर्कर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ड्रैग करके कोर्ट में ले जाते हैं, और फिर बकायदा केसेस होते हैं कि अनफेयर ट्रीट किया गया हमें, आप देखें ये रीजंस हैं। तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, वर्कर को सबसे पहले तो प्रोटेक्शन चाहिए अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। इसके साथ दूसरी जो उसे प्रोटेक्शन चाहिए सर, वो चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। काम की जगह पर वर्कर को हेल्थ एंड सेफ्टी चाहिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न टाइम में तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप वंस अगेन वही बात कहूंगा कि आज से अगर 40-45-50 साल, 60 साल, 70 साल पहले, बैक इन द डेज चले जाओ, जहां मैस प्रोडक्शन एरा होता था और मैसिव प्रोडक्शंस की जाती थी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से,
once again the effect of F.W. Taylor's theory, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो सर वर्कर्स को इंसान तो कंसिडर ही नहीं किया जाता था, मशीन कंसिडर किया जाता था। तो हेल्थ एंड सेफ्टी का तो कोई बात ही नहीं थी, हेल्थ एंड सेफ्टी की तो कोई बात ही नहीं थी। वर्कर्स को इंसान ही नहीं कंसिडर किया जाता था, हेल्थ एंड सेफ्टी तो बहुत दूर की बात है। आज का वर्कर मॉडर्न टाइम में उस कानूनी तौर पर वो एक बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट डिजर्व करता है और लीगली डिजर्व करता है। अगर कोई वर्कर हार्श कंडीशंस के अगेंस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय ट्रिब्यूनल में ड्रैग कर ले तो केस हो सकता है। अब उस पर डिपेंड करता है ये केस का आउटकम। चलो केस के आउटकम और इन सारी चीजों पे बाद में बात करेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, तो नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। इन मॉडर्न टाइम्स with more awareness and rising living standards, health and safety at work have become an important concern, and employers do care for their worker safety। अच्छा, अब एम्प्लॉयर्स दो रीजंस की वजह से कंसर्न है। एक तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द लॉज, कानून ऐसे बन गए कि भाई वर्कर्स को हमें प्रोटेक्शन देनी है और वर्कर्स की सेफ्टी पे काम करना है, कानून ऐसे बन गए उसके प्रेशर में। दूसरा गुड जेस्चर के तौर पे कि हम अगर वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल रखेंगे तो ये पूरी मार्केट में एक हमारा एक अच्छा जेस्चर जाएगा और ये हमारी एक गुडविल बन जाएगी, हमारा ये एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज बन जाएगा। तो इस वजह से वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल आज के एम्प्लॉयर्स खुद रखते हैं। इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज देयर आर प्रॉपर लॉज अबाउट वर्कर सेफ्टी सच एज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम डेंजरस मशीनरी। अब आप देखें दुनिया भर में ऐसे ऐसे प्रोडक्शन एलिमेंट्स हैं, वो उनकी मशीनरीज ऐसी ऐसी खतरनाक मौजूद हैं। अब मैं आपसे सिंपल सी अगर एक बात करूं, सर दुनिया भर में एक सबसे बेसिक, बहुत बहुत बेसिक कंपोनेंट है आज की दुनिया का, वो दुनिया उस कंपोनेंट के बगैर चल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं थी, दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी अल्लाह की उस कुदरत के बगैर। सर स्टील, स्टील, लेकिन स्टील कभी भी स्टील फॉर्म में नहीं मिलता। अल्लाह ने स्टील स्टील फॉर्म में नहीं बल्कि आयरन ओर फॉर्म में बनाया है। आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाकर उसे स्टील में कन्वर्ट किया जाता है। सर कभी आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हाउ डू वी डू थिंग्स ओवर हेयर जरा देखिएगा, वो वीडियोस, वो चैनल है अमेजिंग, और आपको दिखाएंगे ऑर्गेनाइज दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से काम करती हैं, क्या प्रोडक्शन है दुनिया भर में। हम तो घर पे बैठे हुए हैं, हम तो हमारे सामने तो कंप्यूटर बनकर आ गया, लैपटॉप। लैपटॉप बन कैसा रहा है, इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं, दुनिया भर की साइंस इसमें कैसे अप्लाई की जा रही है। हम तो आराम से, मैं तो आगे इस कुर्सी पे बैठ गया, इस कुर्सी को बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो कैसे बना रहे हैं। तो सर स्टील बनने के लिए ब्लास्ट फर्नेस को 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाया जाता है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1600 सेल्सियस पे ले जाया जाता है। आप मुझे ये बताओ, यहाँ 48 49 50 डिग्री टेम्परेचर पड़ जाता है तो सर हीट वेव अनाउंस हो जाता है। हीट वेव, हीट वेव सर बहुत गर्मी है। हाँ भाई आमना, वेरी कॉमन इन मिडल ईस्ट, 46 47 48, वेरी कॉमन, 40 45 46 47। लेकिन कैसी स्कॉर्चिंग होती है,
हालत टाइट, पता चल जाता है इंसान को, पता चल जाता है कि यार ओहो 44 45 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। हाँ, तो सोचो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या काम होता होगा, है ना। वी गेट रोस्टेड हेयर इन द हीट, एग्जैक्टली। अब तो कराची इज नो लेस देन मिडल ईस्ट, बट 19 20 का फर्क रह गया, अगर एग्जैक्टली 20 नहीं है। हम भी 44 43 तो रूटीन टच कर रहे होते हैं। हाँ, विंटर्स हमारे ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन वी गेट रोस्टेड हेयर इन द हीट, राइट। तो सोचो बेटा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसे काम किया जाता होगा। अच्छा, इसी तरीके से चलो, वो तो एक एक मिसाल हो गई ना, एक एक एग्जाम्पल। आओ दूसरी एग्जाम्पल देता हूं। जो जो ओशन में ऑयल एक्सट्रैक्टिंग यूनिट्स हैं, कभी उनकी वीडियोस देखो, उनकी वर्किंग देखो, आप परेशान, आप हैरान रह जाओगे यार। ओशन इतना हार्श, उसमें ये एक सेक्शन हो रही है वर्कर्स की सेफ्टी। अंडरस्टैंड करना, जो वर्कर्स पावर लाइन, पावर हाउसेस में काम कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम कर रहे होंगे, जो वर्कर्स इनसेन टॉक्सिक केमिकल प्लांट्स में काम कर रहे होंगे, सर कभी उनके बारे में सोचें तो। दे नीड हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क सर, दे नीड हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। तो डेंजरस मशीनरी के अगेंस्ट उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी गियर्स, सेफ्टी क्लोथिंग चाहिए। मेंटेन रीजनेबल वर्क प्लेस टेम्परेचर, सर एक रीजनेबल वर्क प्लेस टेम्परेचर चाहिए। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कूलर टेम्परेचर चाहिए टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट। लेकिन अगर हम आइसलैंड, फिनलैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया की बात करें, तो सर दे आर वेरी कोल्ड कंट्रीज। वहां वार्मर वर्किंग टेम्परेचर चाहिए टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम द एक्सेसिव कोल्ड वेव्स। फिर प्रोवाइड हाइजेनिक कंडीशंस एंड वॉशिंग फैसिलिटीज। मैं आज भी पाकिस्तान में, कराची में, ऐसी इतनी इतनी ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूं जहां पे रेस्ट रूम फैसिलिटीज नहीं है वर्कर्स के लिए। इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है। आज 2025 में, लिविंग इन 2025, these organizations are so अंगूठा छाप, लकीर के फकीर हैं। वर्कर्स के लिए रेस्ट रूम्स नहीं है, क्या हाइजीनिक फैसिलिटीज, क्या हाइजीनिक कंडीशन उनको प्रोवाइड करोगे। और वॉशरूम्स हैं तो जहां आप नहीं जाओ, ऐसा हाल हुआ हुआ है, ऐसा हाल हुआ। और मजे की बात, मैं एक स्कूल से रिजाइन कर चुका हूं इस बात पे। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन गया, सिर्फ 2 दिन, 2 दिन गया। दूसरे दिन मैंने बोला, मैंने कहा हम इंसान हैं, हम टीचर्स इंसान हैं, ये क्या है। इसको आप वॉशरूम कहते, इसको आप रेस्ट रूम कहते हो, इसको आप वॉशरूम कहते हो। हाँ, मैं कहा ये वॉशरूम घर पे रखोगे अपने, ऐसा हाल। तो मैनेजमेंट को बहुत बुरा लगा, उनको बोला ये मुंह फट है। मैंने कहा एग्जैक्टली 100%, बिकॉज आई नो माई राइट्स। ये हाइजेनिक, इंसान, हमारी वर्कर्स की बेसिक नीड है हाइजेनिक कंडीशंस। आज भी खैर, प्रोवाइडिंग ब्रेक्स एंड नो एक्सेसिव लॉन्ग रेगुलर वर्किंग आवर्स। देखो, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां पे वर्कर्स की सेफ्टी राइट्स नहीं है, वहां पे ये बहुत हार्श है। सर 12 आवर्स, 14 आवर्स, 16 आवर्स की शिफ्ट्स होती है, 16 आवर्स की, ब्रेक्स भी नहीं होते। शायद 8 घंटे बाद आधे घंटे का ब्रेक दे दिया। एक्सेसिव लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो सर वर्कर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी चाहिए काम पे, इसके साथ साथ वर्कर्स को प्रोटेक्शन चाहिए अनफेयर डिसमिसल के अगेंस्ट, unfair dismissal. Workers need protection against unfair dismissal. Now, sir, what is this unfair dismissal? Understand कीजिएगा। अभी हमने
थोड़ी देर पहले डिसमिसल पढ़ा, थोड़ी देर पहले हमने डिसमिसल पढ़ा। डिसमिसल इज वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन sacked, fired a worker because of incompetent work। सर डिसमिसल अनफेयर भी हो सकता है। अनफेयर, वर्कर को निकाल दिया लेकिन एक ऐसी रीजन पर जो कि कानून कहता है अनफेयर है। अनफेयर। और ये याद रखिएगा, ये पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है। यार इसे निकाल दो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। दिस इज वेरी कॉमन। यार ये निकाल दो, इसको निकाल दो। ये अब सवाल बहुत पूछता है। इसको निकाल दो, ये यस सर नहीं करता। इसे निकाल दो, आ, ये हमारे कास्ट का नहीं है। दिस इज अनफेयर। लॉ इसे कहता है अनफेयर। तो सर वर्कर्स में बी डिसमिस्ड ऑन रीजंस दैट आर considered as unfair by the law, such as discriminatory reasons, एग्जाम्पल कलर, रेस, रिलीजन, जेंडर। देखिए, अगर आप किसी वर्कर को इस बेसिस पे निकालते हो कि उसका कलर हमारा नहीं है, उसका कलर एक्सेप्टेबल नहीं है, उसका रेस, कास्ट, क्रीड, बैकग्राउंड, फैमिली, रिलीजन, जेंडर, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सर द लॉ रिगार्ड्स इट एज अनफेयर। मैं आपको कराची की एक बड़ी मशहूर एग्जाम्पल देता हूँ। शार फैसल पे एक बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर हाउस, आई वोंट कोट द नेम, लेकिन शार फैसल पे एक बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर हाउस 2017 में एक बड़ा मशहूर उसका स्कैंडल सामने आया। स्कैंडल क्या था? मैनेजमेंट टुक ओवर हुआ, मैनेजमेंट टेक ओवर हुआ उस कंपनी का। एक्चुअली तीन पार्टनर्स थे और बड़ी जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे थे। तो जो एचआर था वो एक पार्टनर टी के पास था, उसका नाम टी से आता है उस पार्टनर का। तो पार्टनर टी के पास एचआर का डिपार्टमेंट था और बड़ी जबरदस्त रिक्रूटमेंट कर रहा था वो, एब्सोल्युटली इंसेन। और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक जबरदस्त उसने एटमॉस्फेयर, वर्किंग एटमॉस्फेयर बना दिया था। जो पार्टनर एफ था, वो अब मैं बैकवर्ड सोच तो नहीं कहूंगा, कंजर्वेटिव माइंडसेट का था पार्टनर एफ। कंजर्वेटिव माइंडसेट का। तो फाइनेंस का ही बंदा था वो, कंजर्वेटिव माइंडसेट का था। उसको ऑर्गेनाइजेशन का मल्टी कल्चरल, मल्टी डाइवर्स एनवायरमेंट समझ नहीं आया, उसे हजम नहीं हो रहा था। बट ही लेट थिंग्स गो इन अ फ्लो। 2017 में when that company decided to become a private limited company, उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम बहुत अच्छे स्केल पे जा रहे हैं और चांसेस हैं पोटेंशियल ग्रोथ के, तो व्हाई डोंट वी बिकम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अब जाहिर सी बात है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, मेजर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक ठाक डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आए हुए होते हैं। शेयर्स की सारी वर्किंग फाइनेंस की तरफ से आई हुई होती है। तो वो पार्टनर एफ को 2017 में मौका मिल गया और उसने अपने पार्टनर्स के साथ धोखा कर लिया और मेजॉरिटी स्टेक उसने अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया समहाउ। जो भी उसने काम किया, पार्टनर टी और एक और पार्टनर को धोखे में रखे, तो मैनेजमेंट टेक ओवर हो गया सर उसके पास। क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक था, उसने अपना 60% का स्टेक शो किया ऑर्गेनाइजेशन में। और जाहिर सी बात है, जब रजिस्ट्रार के सामने आपने 60% स्टेक शो कर दिया एज अ लिमिटेड कंपनी, इन अ लिमिटेड कंपनी, तो उसने अपनी मैनेजमेंट बिठा दी। अब वो दो पार्टनर्स उसको कोर्ट में तो लेके गए, लेकिन क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंटेशन तो ऑलरेडी सबमिट हो चुके थे रजिस्ट्रार के पास और ही वॉज इन द कमांडिंग पोजीशन, तो जैसी उसकी मैनेजमेंट बैठी, जैसी उसकी मैनेजमेंट बैठी, उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में से लड़कियों को निकाला।
भाई ऑर्गेनाइजेशन में से लड़कियों को फारिग किया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में से नॉन मुस्लिम्स को बाहर किया गया। तो ये एक बड़ा केस आया था सोशल मीडिया पे कि देखें इस तरीके का केस है और ये है, और वर्कर्स ने ही वो केस इनिशिएट किया था। एक ड्राइव रेस की थी, कैंपेन चलाई थी। तो देखें सर, दिस दिस कैन हैपन। अगर आप किसी वर्कर को डिसमिस कर रहे हो अनफेयर बेसिस पे, तो कानून उसे अनफेयर कहेगा। इसी तरीके से अगर आप किसी वर्कर को ये कह के निकाल दो कि भाई तुमने ट्रेड यूनियन क्यों ज्वाइन की, हम तुम्हें निकाल रहे हैं, दिस इज अनफेयर, दिस इज अनफेयर, कानून कहता है दिस इज रॉन्ग। और अगर आप किसी वेमेन को इस बेसिस पे निकाल दें कि भाई वाई यू हैव बिकम प्रेग्नेंट, आप प्रेग्नेंट हैं, अब आप हमारे काम की नहीं है, हम आपको निकाल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, द लॉ रिगार्ड इट एज अनफेयर। अब यहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड बड़े लॉज मौजूद हैं पूरी दुनिया में, बड़े क्लॉजेस मौजूद हैं। 2001 में एक बड़ा जबरदस्त, यूके में एक बड़ा जबरदस्त इंसिडेंट आया था। एक बैंक का, यूके का एक बड़ा मशहूर बैंक है, उसमें एक बड़ा इंसिडेंट आया था 2001 में कि अब एक बैंक ने अपनी खातून एम्प्लॉय को निकाल दिया। और खातून एम्प्लॉय ने बैंक के ऊपर केस कर दिया, और केस ये बनाया कि क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ 7 मंथ्स में, तो इन्होंने मुझे निकाल दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे मुझे छुट्टियां दे चाहिए होंगी, और ये मैं अनप्रोडक्टिव होंगी इनके लिए। और बाकायदा आप मैटरनिटी लीव मिलती है विच इज पेड लीव दुनिया भर में। पाकिस्तान में भी उसका कानून मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ कानून बुक्स में मौजूद है, अप्लाई नहीं होता। तो यूके में तो उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में ले जाके। नाउ बड़ी मजेदार बात, अंडरस्टैंड कीजिएगा, सुनिएगा। तो कोर्ट में बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स को सबमिट किया गया, समन किया गया, बुलाया। एंड कोर्ट जब प्रोसीडिंग शुरू हुई, तो कोर्ट ने कहा कि बैंक इज अक्यूज्ड ऑफ dismissing the lady because she's pregnant, and it appears to be that the report says she's right, she's 7 months pregnant। तो बैंक ने बताया ये पिछले 6 साल में 6 दफा बच्चे पैदा कर चुकी हैं, अब ये सातवां है। तो अब आप हम बताएं कि अगर ये हर 6 महीने में, ये तो 6 महीने का ट्रांजिशन लीव आ गया इनका, तो हम क्या 6 महीने काम लें इनसे, और फिर इनको लीव भी तो देनी है उस बच्चे की बर्थ, उस बच्चे की ग्रोथ के लिए या अपब्रिंगिंग के लिए। तो 2001 में यूके में बाकायदा प्रेगनेंसी लॉज बनाए गए कि एक एक चाइल्ड बर्थ में इतना डिफरेंस आना चाहिए, वरना ऑर्गेनाइजेशन इज राइट टू एक्सपेल द कैंडिडेट। तो आप देखो दुनिया भर में इन चीजों पे बात होती है, इन चीजों पे लॉज मौजूद है सर। एनी केस ऑफ अनफेयर डिसमिसल कैन बी टेकन टू इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। दिस इज अ कमिटी हु विल लिसन to both the sides and will decide on fairness of the decision. Employer might need to pay worker compensation if tribunal believes dismissal was unfair। तो आप देखो, वर्कर्स अगर फील कर रहे हैं कि अनफेयर है, तो वो ले जा सकते हैं कोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन को। वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कहलाएगा। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक ऐसी बॉडी होती है जो कि वर्कर को भी सुनेगी और ऑर्गेनाइजेशन को भी सुनेगी, और दोनों के बीच फिर निगोशिएशंस कराने की कोशिश करेगी। और अगर उसको लगता है कि वर्कर राइट है, ऑर्गेनाइजेशन रॉन्ग है, और ऑर्गेनाइजेशन ने अनफेयर काम किया है, तो फिर पेनल्टीज भी हो सकती हैं कि वर्कर को कंपनसेट करो। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। आखिरी जो प्रोटेक्शन वर्कर को चाहिए, अब आप देखो, वर्कर को हमने क्या देख लिया, वर्कर को अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रोटेक्शन चाहिए, अनफेयर डिसमिसल की चाहिए, वेज प्रोटेक्शन की चाहिए, वेज प्रोटेक्शन। सर वेज प्रोटेक्शन, सर दुनिया भर में आपको पता है आज भी ऐसी ऐसी कंट्रीज मौजूद हैं दुनिया में जहां वर्कर्स को अंडर सैलरी रखा जाता है, अंडर
पे किया जाता है, बिलो एवरेज पे किया जाता है, उनको उनके राइट्स के अकॉर्डिंग पे नहीं किया जाता। बहुत मशहूर कंट्रीज हैं दुनिया में जहाँ पे ऐसा काम होता है, क्योंकि उनको पता है वर्कर्स के पास प्रिविलेज ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरे काम करने के लिए। इवन पाकिस्तान में ये काम होता है सर। अभी बड़ा मशहूर क्या नाम है उस पेज का, रफ्तार। रफ्तार बड़ा एक मशहूर पेज है, सोशल मीडिया पेज, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा। आप उसकी अभी लेटेस्ट वीडियो देखिएगा। रफ्तार की एक मीडिया बंदी ने वो वीडियो आर्टिकल पूरा पब्लिश किया है, वीडियो पब्लिश की है, जिसमें कराची के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के वेटर्स और शेफ्स की सैलरीज को डिस्क्लोज किया है बाकायदा। इट वाज हार्ट रैंचिंग, इट वाज हार्ट रैंचिंग टू सी के मतलब ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं आज भी, जिनका वर्किंग शिफ्ट वर्कर्स का 8 से 10 10 घंटे है, 10 से 12 घंटे है, और सर उनकी सैलरी 15,000 है, किसी की 8,000 है, किसी की 10,000 है। ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी सिर्फ सैलरीज हैं ही नहीं, वो काम ही सिर्फ टिप्स पे करते हैं। तो सर वेज प्रोटेक्शन पाकिस्तान में तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वर्कर्स हैव अ राइट टू बी पेड फॉर वर्क दे डू। There should be a written agreement between employee and employer. Contract of employment, it is a legal document that sets out the terms and conditions governing a worker's job. In many countries, government has introduced legal minimum wage to secure workers' income and living standards. पाकिस्तान में भी वेज प्रोटेक्शन का मिनिमम वेज मौजूद है। रिसेंटली लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अपडेट किया है 35,000। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अपडेट किया है कि पाकिस्तान में एक फुल टाइम वर्कर जो फुल टाइम जॉब करता है उसकी कम से कम तनख्वाह 35,000 होनी चाहिए। लेकिन सर पहले ही बता दिया, पाकिस्तान में तो कानून सिर्फ किताबों में मौजूद है या गरीब के लिए मौजूद है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, लीगल मिनिमम वेज सर ये एक ऐसी वेज है जो कि कानून ने सेट कर दी है, आपको पे करनी ही करनी है। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, नोट कीजिएगा एडवांटेजेस। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इट शुड प्रिवेंट वर्कर एक्सप्लॉयटेशन, जाहिर सी बात है वर्कर एक्सप्लॉयटेशन बच जाएगी। दूसरा, इट वुड एनकरेज एम्प्लॉयर्स टू ट्रेन अनस्किल्ड वर्कर्स एज दे आर पेइंग दोज मिनिमम वेजेस एनीवे। तो अब आप देखो, अगर अगर किसी एम्प्लॉयर को मिनिमम वेज पे करनी पड़ रही है तो फिर वो अपने वर्कर्स को ट्रेन करा के उनसे ज्यादा काम लेंगे, क्योंकि मिनिमम वेज तो हम आपको वैसे ही दे रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में स्ट्रिक्टली अप्लाई हो जाए 35,000 वाली चीज, तो इसका मतलब मुझे अपने तमाम वर्कर्स को 35,000 देने पड़ेंगे। मैं भी मिनिमम वेज फॉलो नहीं करता, मेरा भी मिनिमम वेज फॉलो नहीं होता। ये पाकिस्तान का नॉर्म है, पाकिस्तान का कल्चर है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर मुझे भी 35,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो फिर मैं वर्कर्स को ट्रेन कराऊंगा। मैं वर्कर्स को कहूंगा कि यार चलो ट्रेन करो, इनको ट्रेन करो, इनसे काम लेते हैं, 35,000 तो वैसे ही दे रहे हैं। इट विल इनकरेज मोर पीपल टू लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट। हाँ, अगर मिनिमम वेज बढ़ता है तो जो घर बैठे हुए लोग हैं ना वो भी काम करने बाहर आते हैं, तो काम करने बाहर निकलेंगे तो पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर पे बैठे रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। इट विल फोर्स बिजनेस टू बिकम मोर एफिशिएंट, 100%। फिर जब कॉस्ट का प्रेशर आएगा कि यार हमारी मिनिमम वेज की वजह से कॉस्ट बढ़ गई है, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, तो अब हमें प्रोडक्टिव होने के लिए एफिशिएंट होना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए एफिशिएंट होना पड़ेगा। एक जगह कॉस्ट बढ़ी है तो कहीं और कॉस्ट कट डाउन करनी पड़ेगी। सर इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ बिजनेस एंड एम्प्लॉयज। हाउएवर इट डू कम्स विद ड्रॉबैक्स। इसके प्रॉब्लम्स हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं? इट इंक्रीजेस बिजनेस कॉस्ट विच माइट मेक देम इंक्रीज प्राइसेस, 100%। अगर मेरे बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरा मार्जिन नहीं बच रहे होंगे तो मैं प्राइस बढ़ा दूंगा। Some workers would be made redundant to keep cost balance, 100%, 100%। कॉस्ट को बैलेंस रखने के लिए मुझे कुछ वर्कर्स को निकालना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे अभी राइट नाउ मिसाल के तौर पे 8 वर्कर्स हैं और मैं उन्हें 25,000 पे करता हूँ,
तो मेरा बजट हो गया 2 लाख रुपए का, ठीक है ना, 2 लाख रुपए का हो गया। अब अगर लेट सपोज गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली अनाउंस कर दिया 35,000, तो मैं 8 की जगह 6 वर्कर्स रखूंगा, मैं अपना बजट एक्सीड नहीं करूंगा, और उन 6 से 8 वर्कर्स का काम करवा लूंगा। तो सर ये बड़ा प्रॉब्लम है मिनिमम वेज का। स्किल्ड वर्कर्स विल ऑल्सो आस्क फॉर वेज इंक्रीमेंट एज द गैप बिटवीन देम एंड अनस्किल्ड वर्कर्स वुड हैव रिड्यूस 100%। अगर अगर अब अनस्किल्ड वर्कर्स, बिल्कुल रॉ वर्कर्स, 35,000 रुपए महीने के मांगने शुरू हो गए, तो जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, अगर वो 60 मांग रहे थे तो वो 70 मांगेंगे, 80 मांगेंगे। तो सर उधर भी तो पैसे बढ़े। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, वर्कर्स को वेज प्रोटेक्शन के अगेंस्ट, वर्कर्स को वेज प्रोटेक्शन चाहिए। गवर्नमेंट लीगल मिनिमम वेजेस के थ्रू प्रोटेक्शन दे सकती है ना। द लास्ट पार्ट, वेरी लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, सर गवर्नमेंट ने कानून तो बना दिए, उन कानून का बिजनेसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउ लीगल कंट्रोल अफेक्ट्स बिजनेसेस, कि सर जो गवर्नमेंट ने कानून बना दिए हैं वो बिजनेसेस के ऊपर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेस को किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं। तो सर नोट कीजिएगा, लीगल कंट्रोल्स कैन अफेक्ट अ बिजनेस बाय इंक्रीजिंग इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 101%। सर 101%, अगर लीगल कंट्रोल्स बिजनेस फॉलो करना शुरू कर दे, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गवर्नमेंट introduces stricter health and safety regulations, the business may have to invest in protective equipment and employee training to comply with the law. This raises expenses and could reduce profits in the short term. अब आप देखें, आउट ऑफ नोवेयर गवर्नमेंट ने हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस पब्लिश कर दिए और अप्लाई कर दिए। तो सर तमाम बिजनेसेस को बेटर मशीनरी, सेफ मशीनरी, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, प्रोटेक्टिंग गियर्स, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पे खर्च करना पड़ेगा, वर्कर्स की ट्रेनिंग पे खर्च करना पड़ेगा, जिससे उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। However, compliance helps the business avoid fines or legal action which could damage its reputation and lead to further financial losses. Therefore, legal controls can force businesses to adjust their operations and costs while ensuring the long-term protection of the business and its customers. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर एक बिजनेस तमाम लॉस फॉलो करता है, तो हाँ शॉर्ट टर्म में तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फाइन्स और लीगल पेनल्टीज, लीगल एक्शंस अवॉइड करेगा, उसकी डैमेज खराब होने से तो बचेगी बचेगी, बल्कि उल्टा इंप्रूव हो जाएगी। दुनिया भर की गवर्नमेंट लीगल कंप्लाइंस पे सर्टिफिकेट्स देती हैं, अवार्ड्स देती हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी देती हैं कि यार दिस दिस इज अ वेरी लीगल कंप्लाइंस ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम लॉज फॉलो करिए, हमें डिस्टरबेंस नहीं है, हमें इनके से कोई तंग नहीं है, तो चलो इसको सपोर्ट करते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, लीगल एस्पेक्ट फॉलो करना इतना जरूरी होता है बिजनेस के लिए। सर विद लीगल कंट्रोल्स इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नोट कीजिएगा, दे मस्ट बी केयरफुल विद जॉब एडवर्टाइजमेंट्स, they cannot advertise for a particular gender, rather they would write person। सर यूके की ही एक बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है, यूके की एक मॉडलिंग फर्म, ये 1958 की एग्जाम्पल है, 1958, जस्ट इमेजिन, 1958 की ये एग्जाम्पल है यूके की, कि एक मॉडलिंग फर्म को मैन अंडरगारमेंट्स के प्रमोशन के लिए एक मॉडल चाहिए था। तो अब आप मुझे एक बात बताएं ना, खुद अंडरस्टैंड कीजिएगा, बड़ा फेयर सवाल है मेरा आप लोगों से, मैन अंडरगारमेंट्स के लिए आप मुझे बताएं क्या विमेन मॉडल हायर की जाएंगी?
आप बता दें, फिर जवाब दे दें। क्या मैन अंडरगारमेंट्स मॉडल के लिए विमेन मॉडल नहीं हायर? ऑब्वियसली नॉट ना। तो जो कंपनी थी, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, उन्होंने, क्योंकि आज भी दुनिया में ऐसा होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी मार्केटिंग, अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स खुद नहीं चलाती, बल्कि स्पेशलिस्ट एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से चलवा लेती हैं। इसी तरीके से एचआर एजेंसीज मौजूद हैं। जैसे मैं जहाँ जॉब करता था, वो एचआर का बड़ा इदारा था, फिक्सॉल इंटरनेशनल। तो सर, वहाँ रिक्रूटमेंट्स आती थी ना, पेप्सी की रिक्रूटमेंट की थी हमने। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आउटसोर्स कर देती हैं। तो वो जो मैन अंडरगारमेंट कंपनी थी, उन्होंने एक एड क्रिएटिंग एजेंसी को दे दिया टास्क कि आप हमें शूट वूट करके दे दो और सारी चीजें करके दे दो, बना के दे दो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पूरा में। तो उन्होंने मैन मॉडल के लिए लिखा और बाकायदा बताया कि मैन मॉडल किस लिए चाहिए। सर, ले गई कुछ खवातीन कोर्ट में, ले गई कुछ खवातीन कोर्ट में, और मजे की बात, केस जीत गई। सर, केस जीत गई। केस इस बात पे जीता कि कोर्ट ने ये एंड में जजमेंट दिया, रूलिंग ये आई 1958 में, कि एड एजेंसी को चाहिए था कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, वो विमेन को हायर ना करते, लेकिन मैन नहीं लिखते अपनी एजेंट उसमें, जेंडर नहीं मेंशन करते। तो अब आप देखें, दुनिया भर में इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है। ये बात मुझे एचआर में रह के सिखाई गई, बताई गई कि समाना साहब, यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू एम्फसाइज कि आप जब भी एड पब्लिश करोगे तो यू वुड बी मेंशनिंग नीड अ पर्सन, नीड अ पर्सन। तो आपको पर्सन बताना है, आपको मैन वुमेन नहीं लिखना। भले आपको वुमेन चाहिए, पर्सन लिखोगे। भले आपको मैन चाहिए, पर्सन लिखोगे। भाई सीबीआई आप हायर नहीं करो ना, सीबीआई आप बुलाओ नहीं, लेकिन पर्सन लिखोगे। एडवर्टाइजमेंट में ख्याल रखना है आपने। तो आप देखिए कैसी बेतुकी बात है, लेकिन है भाई, कानून है, आप फॉलो करना है। दे मस्ट डू सिलेक्शन ऑन फेयर एंड इक्वल बेसिस, दिस माइट क्रिएट डिफिकल्टीज इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। 100%। सर, अगर फेयर और इक्वल रिक्रूटमेंट करनी है तो ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप मुझसे पूछें, अगर अगर बायसनेस ना हो और फेयर रिक्रूटमेंट करनी है ना, वो बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है। फेलिंग टू फॉलो लीगल कंट्रोल्स विल रिजल्ट इन फाइन्स एंड इवन प्रोसिक्यूशन। तो आप देखें सर, लीगल कंट्रोल्स का बिजनेसेस के ऊपर कितना सिवियर इम्पैक्ट है। अगर बिजनेसेस ये लीगल कंट्रोल्स फॉलो नहीं करेंगे तो सर इम्पैक्ट तो पड़ेगा उनके ऊपर। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर?